गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कुछ दिनों में एनडीए के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसके लिए हम एक मैराथन क्लास आपकी चलाने जा रहे हैं जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से चलेगी। और इस मैराथन क्लास में मैं आपसे हिस्ट्री के चुनिंदा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल काल के पहले दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य अपने आप में पूर्व मध्यकाल का एक समृद्ध राज्य कहा जाता है। बाबर ने अपने ग्रंथ, अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में जिन दो शक्तिशाली राजपूत राजाओं का उल्लेख किया है, उसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है। ये वही कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करते थे। इस साम्राज्य का अंत तालीकोटा के युद्ध 1565 के अंतर्गत हुआ। इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के विध्वंस की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा? बात करें अगर हुमायूंनामा की, तो हुमायूंनामा जैसा कि नाम से ही सर्वविदित है कि हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं के जीवन पर लिखित एक ग्रंथ है। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनमें 4 ऑप्शन दिया गया है: गुलबदन बेगम, अस्करी बेगम, महामंगा और इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम मुगल बादशाह बाबर की पुत्री थी और उसके पुत्र हुमायूं की छोटी बहन थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूंनामा से ही यह सर्वविदित होता है कि हुमायूं को ज्योतिष में बड़ा विश्वास था और हुमायूं ज्योतिष के आधार पर सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं मुगल काल के राजस्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुगल काल में कौन सा भूमि कर था? और ऑप्शन हैं आपके खराज, उस्र, मुक्तई या सभी। इसमें खराज भी एक भूमि कर था, उस्र भी भूमि पर लगाया गया एक कर था और मुक्तई भी किसानों से लिया जाने वाला एक लगान था। तो इस प्रकार से इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि मुगल काल में जो भूमि कर था उसके अंतर्गत खराज, उस्र और मुक्तई ये सभी आते हैं। बात करें अगर चौथे क्वेश्चन की, तो शाहजहां के समय में सही क्रम से संबंधित जो रियासत का युद्ध था, यानी शाहजहां के अंतिम समय में जो उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध लड़ा गया, उसके अंतर्गत कौन सा क्रम इसमें सही होगा? तो बात करें अगर, पहला ऑप्शन है धर्मत, बहादुरपुर, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। दूसरा ऑप्शन है सामूगढ़, बहादुरपुर, धर्मत, खजुआ और देवराई। तीसरा ऑप्शन है खजुआ, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़ और देवराई।
और चौथा ऑप्शन है बहादुरपुर, खजुआ, देवराई, धर्मत और सामूगढ़। इसमें पहला ऑप्शन सही है। सबसे पहले धर्मत का युद्ध हुआ, धर्मत के युद्ध के बाद बहादुरपुर का युद्ध हुआ, बहादुरपुर के युद्ध के बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ के युद्ध के बाद खजुआ का युद्ध हुआ और अंत में देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर औरंगजेब ने मुगल सत्ता पर अधिकार किया और अगला मुगल बादशाह बना। औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अपने आप में बहुत ही सनकी और धर्मांध प्रवृत्ति का सुल्तान माना जाता है। ये ऐसा धर्मांध सुल्तान था जिसने समृद्ध मुगल परंपरा की नींव को खोदकर उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था। मुगल बादशाह शाहजहां, जो कि जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। खुर्रम इसका बचपन का नाम था। ये जहांगीर और मानबाई का पुत्र था और मानबाई के इस पुत्र का बचपन का नाम खुर्रम था। जब खुर्रम ने लगातार युद्धों में विजय प्राप्त करना शुरू किया तो इसका नाम जहांगीर ने शाहजहां कर दिया। बात करें अगले क्वेश्चन की तो बेस्टलेक क्या था। बेस्टलेक की अगर हम बात करते हैं तो बेस्टलेक, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। बात करें बेस्टलेक की। बेस्टलेक क्या थी? लेखन तकनीक थी, आर्किटेक्चर तकनीक थी, युद्ध तकनीक थी या इनमें से कोई नहीं। बेस्टलेक जैसे कि नाम से ही फेमस होता है, वेस्टलेक जो है वो अपने आप में लेखन की तकनीक मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में भागीदारी किसने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों ही एक सेम पैटर्न पर लड़े गए। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और ठीक इसके एक वर्ष बाद तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है भारत पर आक्रमण करने का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत पर आक्रमण करने का सही क्रम क्या है। देखिए, पहला आक्रमण का क्रम है यूनानी, शक और कुषाण। दूसरा क्रम है यूनानी, कुषाण और शक। तीसरा क्रम है शक, यूनानी और कुषाण और चौथा है शक, कुषाण और यूनानी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि सबसे पहले भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानियों से प्रेरणा पाकर शकों ने भारत पर आक्रमण किया और शकों की प्रेरणा से कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और विम कडफिशिस ने भारत में पहले कुषाण साम्राज्य की नींव डाली। बात करें अगले क्वेश्चन की तो भारत में कांस्य सिक्कों का नियमन किसने किया था। अब कांस्य सिक्के यानी कि कांसे के बने हुए सिक्के जो कि अपने आप में एक प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में उपयोग किए गए, ये मध्यकाल के दौरान भारत में घटित पहली आर्थिक घटना थी जिसने मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है रजिया सुल्ताना, ऑप्शन नंबर सी है बलबन या ऑप्शन नंबर डी है बाबर।
अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर को भारत पर आक्रमण के बाद इतना ज़्यादा समय नहीं मिला कि वो अपने राज्य को स्थायी रूप प्रदान कर सके या अर्थव्यवस्था के बारे में सोच सके। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का कार्यकाल रहता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बलबन का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद की उसने, और बलबन को अपनी राज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिला। बात करें रज़िया सुल्ताना की, रज़िया सुल्ताना भी बहुत ही अल्प समय के लिए भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में स्थापित हो पाई। अंतिम ऑप्शन बचता है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत में कांस्य सिक्कों का नियमन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारत में चमड़े के सिक्के का विनियमन किसके द्वारा किया गया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भारत में कभी चमड़े के सिक्के भी चलाए गए थे। इसके संबंध में कहा जाता है, हम आते हैं मुगल काल में। मुगल काल में जब हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदा और डूबने लगा, तो निजाम खां भिष्टी ने उसकी जान बचाई थी और अपने इस जान बचाने के एवज में मुगल बादशाह हुमायूं ने निजाम खां भिष्टी को एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए पूरे भारतवर्ष का बादशाह बना दिया था। और निजाम खां भिष्टी ने उस एक दिन के शासनकाल में चमड़े के सिक्कों का विनियमन किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए निजाम खां भिष्टी आंसर सही है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था। वैसे तो भारत के बाहर चिश्ती सिलसिले की स्थापना अबू अब्दुल्ला ने की थी, लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिले को लेकर आने वाले उनके शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और अजमेर में स्थायी रूप से निवास करने लगे और अजमेर को ही इन्होंने अपने धर्म प्रचार का केंद्र बना लिया। अजमेर में आज भी इनकी बारगाह है और इनकी बारगाह को ख्वाजा की बारगाह के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो भारत में मुगल राजकुमार दारा शिकोह का डॉक्टर कौन था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। दारा शिकोह चूंकि इसे दूसरा अकबर भी कहा जाता है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार दारा शिकोह का डॉक्टर कौन था। ऑप्शन है हकीम अफजल खान, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है बर्नियर और चौथा ऑप्शन है बारबोसा। तो इसका आंसर होगा फ्रैंकोस बर्नियर। फ्रैंकोस बर्नियर ही वो शख्स था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के डॉक्टर के रूप में काम किया था। आगे अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कन्नौज के लिए किए जाने वाले संघर्ष से रिलेटेड है। कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल 3 पक्ष कौन कौन से थे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है चोल, पाल और प्रतिहार, दूसरे ऑप्शन में है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, तीसरे ऑप्शन में है पल्लव, चालुक्य और चोल, और चौथे ऑप्शन में है पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की ऐसी पहली महाशक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत के राजनैतिक जीवन में हस्तक्षेप किया था। और इस तरह से हम देखते हैं पाल बंगाल में शासन करते थे और प्रतिहार जो है
वो राजस्थान के इलाकों में शासन करते थे और गुजरात के हिस्से पर भी उनका अधिकार था। तो इस प्रकार प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये ऑप्शन कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष के आंसर के रूप में सही माना जाएगा। यानी कि कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले 3 पक्ष थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मसलथु और सालाथवा क्या थे? मसलथु और सालाथवा राजा, व्यापारी, सेनानी और पुजारी, ये दक्षिण भारतीय 2 शब्द हैं, जिसमें सबसे जो राइट आंसर है वो है व्यापारी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, चोल युग में स्थानीय प्रशासन से संबंधित किस पांडुलिपि का उल्लेख मिलता है? यानी कि जो चोल युगीन स्थानीय प्रशासन है उसका उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो उसका आंसर है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो अपने आप में उत्तर मेरूर अभिलेख जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। ये अभिलेख चोल कालीन स्थानीय स्वशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है। बात करें अगर संगम साहित्य के भाषा की, अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है इंडो रोमन व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? इसमें 4 ऑप्शन हैं, अरिकामेडु, हुंसगी, ब्रह्मगिरी और हल्लूर। इसमें हल्लूर भी कोई बंदरगाह नहीं है, ब्रह्मगिरी भी कोई बंदरगाह नहीं है और हुंसगी भी कोई बंदरगाह नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर ए बचता है। ऑप्शन नंबर ए अरिकामेडु सही आंसर है, यानी कि इंडो रोमन व्यापार के लिए अरिकामेडु का उल्लेख किया जाता है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कश्मीर के इतिहास का लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, कलहड़, चंद्रबरदाई, मेगस्थनीज और फाहियान। फाहियान जो था भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। पहला चीनी यात्री जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया। मेगस्थनीज मौर्य काल में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राजदरबारी कवि था और इसने पृथ्वीराज रासो के नाम से कविता लिखी है, पृथ्वीराज रासो के नाम से ग्रंथ लिखा है। अब ऑप्शन नंबर ए बचता है कलहड़, यानी कि कश्मीर के इतिहास का लेखक कलहड़ को माना जा सकता है, यानी कि राइट आंसर है आपका कलहड़। और कश्मीर के इतिहास का लेखक कलहड़ है जिसने राजतरंगिणी के नाम से कश्मीर के इतिहास की रचना की है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को अकेला छोड़कर गृह त्याग किया था और बाद में जाकर ये तपस्या के बाद बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस तरह से इन महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में लुम्बिनी गांव के समीप हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन था। इनकी माताजी यात्रा पर जा रही थी और लुम्बिनी गांव में प्रवास के दौरान ही इनका जन्म हुआ। तो इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था।
बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ पाया गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है बनावली और चौथा ऑप्शन है लोथल। इसमें ऑप्शन नंबर सी बनावली सही आंसर है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1957 में की गई और बनावली से ही पकी हुई मिट्टी का हल पाया गया है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त युग में रेशम का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक कौन था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद, गाजीपुर और वाराणसी। वाराणसी सही आंसर है। वाराणसी इसका सही आंसर है। वाराणसी ही गुप्त काल में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज कौन था। अगला क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज कौन था। इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है रॉयल मैसेंजर, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है गुलाम और चौथा ऑप्शन है तीर्थयात्री। इसमें मेगास्थनीज ने भारत के किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा नहीं की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ये किसी का गुलाम भी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ये व्यापार की उद्देश्य से भारत नहीं आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब बात करते हैं रॉयल मैसेंजर की, यानी कि ये एक शाही राजदूत था जो कि यूनान की तरफ से भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और इसने इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि महायान बौद्ध मत का संबंध किससे था। महायान बौद्ध मत एक ऐसा बौद्ध मत है जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। और महायान संप्रदाय का संबंध नागार्जुन से था। नागार्जुन महायान बौद्ध मत के सबसे बड़े भिक्षुक माने जाते हैं। इन्होंने आगे चलकर विज्ञानवाद की भी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मक्खली गोशाल ने किस धर्म की स्थापना की। मक्खली गोशाल की अगर हम बात करें तो मक्खली गोशाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक धर्म प्रवर्तक था और इसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली धार्मिक क्रांति के पहले चरण में स्थापित एक धर्म था जिसे मक्खली गोशाल के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तो राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली ये क्यों प्रसिद्ध हैं। अब ये 3 स्थान देख करके एक बात याद आती है कि जो राजगृह है उसका जो नया नाम है वो राजगीर है, पाटलिपुत्र यानी पटना को कहते हैं और वैशाली बिहार का एक जिला है। और ये तीनों स्थान बौद्ध बैठकों के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं, यानी कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो इस तरह से राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली बौद्ध बैठकों के लिए
प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं। अगली सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल हमारा कहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। भारत में अगर सूर्य मंदिर की हम बात करें तो भारत में सूर्य मंदिर का उल्लेख प्राचीन भारत में केवल 2 जगह मिलता है। पहला मुल्तान में सबसे पुराना सूर्य मंदिर था, और दूसरा सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पाया जाता है। कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, और यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब ये एक विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय प्रश्न इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन ने अपने आप में एक विवाद पैदा किया। कहीं कहीं वॉरेन हेस्टिंग्स को, कहीं कहीं किसी दूसरे को भी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बताया जाता है, लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम लिया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और इस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स था। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन भी गवर्नर जनरल से ही रिलेटेड है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स को मानते हैं, तो अब बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही वह अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। अब भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम बात करें तो ये जान लेना जरूरी है कि वायसराय का पद शुरू कब किया गया। वर्ष 1858 के बाद भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा, क्योंकि उस समय भारत स्पष्ट रूप से अंग्रेजी साम्राज्य का 8वां प्रांत बन चुका था, और अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि से विभूषित किया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और 1858 में स्वतंत्रता संग्राम के असफल हो जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 में 4 किताबों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने राइटर्स के नाम हैं। इन चारों किताबों और राइटर्स को आपको मिलाना होगा। आज़ादी का पहला युद्ध यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई किताब है। वहीं दूसरी किताब आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई किताब है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने इसी ग्रंथ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। बात करें दैवीय जीवन की, दैवीय जीवन आपका श्री अरविंद की लिखी हुई किताब है, और साधना रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई किताब है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए का डी, ऑप्शन नंबर बी का सी, ऑप्शन नंबर सी का ए,
सॉरी ऑप्शन नंबर सी का बी एंड ऑप्शन नंबर डी का ए। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो इसका मतलब आज़ादी का पहला भारतीय युद्ध विनायक दामोदर सावरकर की लिखी हुई किताब है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। दैवीय जीवन श्री अरविंद की लिखी हुई किताब है। और साधना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल की अगर हम बात करें, तो अगला सवाल कहता है कि भारत में पहला फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरत में 1668 में, मद्रास में 1668 में, गोवा में 1668 में या कलकत्ता में 1668 में। सन जैसा कि आप देख रहे हैं 1668 दिया हुआ है। तीनों में सन एक जैसे हैं 1668, लेकिन स्थान अलग अलग हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 1668 में फ्रांस ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। और राइट आंसर है आंसर नंबर ए सूरत। सूरत ही वह स्थान है जहां 1668 में फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में अंग्रेजों द्वारा पहला व्यापारिक कारखाना कब स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है 1651, 1655, 1659 और 1660। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1651। बंगाल में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1651 में खोला था। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यूरोप से सबसे पहला कौन यात्री ऐसा था जो भारत आया था। मध्यकाल में यूरोप में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत आया। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, वास्को डिगामा, बारबोसा, मनुची और इब्न बतूता। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 1498 में वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला व्यापारी या पहला यूरोपीय यात्री था। और ये 1498 में कालीकट के शासक जमोरिन के यहाँ व्यापार की अनुमति लेने के लिए पहुंचा था। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला डच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहला डच कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। मुसलीपट्टनम वह स्थान है जहां पर डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। डच यूरोप से भारत आने वाले एक व्यापारिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे और डचों ने इसीलिए अंग्रेजों से अपना युद्ध भी किया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डचों को अंग्रेजों ने किस युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन है वेदरा के युद्ध में 1759 में, ऑप्शन बी है सूरत में 1759 में, ऑप्शन सी है गोवा में 1759 में या ऑप्शन डी माली में 1759 में। आंसर है आपका वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि भारत में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन इसके पहले इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 31 दिसंबर 1599, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1601 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका 31 दिसंबर 1599।
1999 जब वास्को डी गामा भारत से व्यापार करके यहाँ से समृद्धि बटोर कर यूरोप पहुँचा तो यूरोप के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और अंग्रेज़ों का ध्यान भी भारत की अतुल धन संपदा की ओर पहुँचा और भारत की अतुल धन संपदा से आकर्षित होकर अंग्रेज़ों ने भारत के साथ व्यापार के लिए 31 दिसंबर 1599 को अंग्रेज़ सरकार से भारत के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला जो सवाल है वो कहता है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ और बक्सर का युद्ध इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बक्सर के युद्ध के बाद ही लगभग समस्त भारत का, पूरे भारत का राजनीतिक नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। यानी कि प्लासी की लड़ाई 1757 में जो काम अंग्रेज़ों ने शुरू किया वो काम बक्सर के युद्ध ने समाप्त किया और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सम्मिलित सेनाओं को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हेक्टर मुनरो इसका सही आंसर है। अब अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल कहता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। बात करें अगर फ्रांसीसी कंपनी की तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करने वाला कोलबर्ट था। कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। कोलबर्ट फ्रांस का वित्त मंत्री था और इसने भारत के साथ व्यापार करने के संदर्भ में भारत में व्यापारिक कंपनी भेजने के संदर्भ में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और इस प्रकार फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी थी वो पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में स्थापित एक कंपनी थी। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। मुगल एम्पायर यानी कि मुगल सम्राट अकबर जो कि भारत का सर्वमान्य सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अमरकोट राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है दोहद उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर पंजाब और इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं अगर अकबर के जन्म स्थान की तो हमें याद है 1542 में अकबर का जन्म हुआ और 1542 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था और हुमायूं दर बदर की ठोकरें खाता हुआ राजस्थान में अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ शरणागत था और उसी समय अकबर का जन्म हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि अमरकोट राजस्थान अकबर का जन्म स्थान माना जाता है। अब अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली गढ़कटंगा की रानी कौन थी? गढ़कटंगा एक पठारी राज्य था जहां पर एक स्त्री शासन करती थी और स्त्रियों के द्वारा शासित राज्य को अकबर बड़े ही आश्चर्य की दृष्टि से देखता था और इसीलिए अकबर ने गढ़कटंगा पर जब चढ़ाई की तो उसका जवाब देने के लिए वहां की रानी स्वयं आगे आई। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गावती, अहिल्याबाई, ताराबाई और जीजाबाई, जिसमें दुर्गावती सही आंसर है। दुर्गावती ही वह स्त्री थी जिसने अकबर के साथ युद्ध किया था और गढ़कटंगा की रक्षा में
अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। शेर शाह सूरी जिसने कि मुगल बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ा था। मुगल बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो शेर शाह सूरी था। और शेर शाह सूरी के बचपन के नाम के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जफर खां, सलीम खां, शेर खां। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। द राइट आंसर इज फरीद खां। फरीद खां शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की। ये एक वैश्विक क्वेश्चन माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर या अकबर। जैसा कि हम जानते हैं बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और अकबर भी अपने आप को बादशाह ही कहलवाना पसंद करता था। मोहम्मद गोरी ने किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की थी और महमूद गजनवी ऑप्शन बचता है। तो द राइट आंसर इज महमूद गजनवी, यानी कि विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति महमूद गजनवी ही था। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान कौन था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाबर मुगल बादशाह था और इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बलबन अंतिम शक्तिशाली गुलाम वंश का शासक था। रजिया भारत में स्थापित स्त्री सुल्तान के रूप में सबसे पहली महिला शासिका थी। अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली का पहला स्वतंत्र सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के अंतिम दौर में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में खलीफा से मान्यता भी प्राप्त की थी और अपने गुलाम जीवन से स्वतंत्र भी हुआ था। इस प्रकार इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अहोम राज्य कहाँ है। अहोम राज्य, जैसा कि ये क्वेश्चन से ही सर्वविदित होता है, ये एक पर्वतीय राज्य की बात करता है और यहाँ पर 4 पर्वतीय राज्य दिए गए हैं। मेघालय में अहोम राज्य था नहीं, मणिपुर से अहोम राज्य का कोई लेना देना नहीं, त्रिपुरा से भी अहोम राज्य का कोई संबंध नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है असम, यानी कि कामरूप पुर का सबसे जो महत्वपूर्ण राजवंश था वो अहोम राजवंश था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अहोम राज्य असम में स्थापित राज्य था। बात करें अगर अलाई दरवाजे की, अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसने बनवाया। अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में स्थापित है और स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। कुतुब मीनार परिसर के अहाते में ही अलाई दरवाजे की स्थापना की गई। और ये अलाई दरवाजा किसने बनवाया, क्वेश्चन आपका है अलाई दरवाजा किसने बनवाया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि नाम से ही विदित है, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम को फेमस करने के लिए अलाई दरवाजे की स्थापना की थी। बात करें अगर अगले सवाल की, अगला सवाल कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। महाराजा रणजीत सिंह वही सिख शासक थे जो एक आंख से अंधे थे, यानी कि एक आंख युद्ध में उन्होंने अपनी गंवाई थी। और हरमंदर साहब जो सिखों का गुरुद्वारा था अमृतसर में, उसे
सोने की परत से ढका था, यानी कि हरमंदिर साहब की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने वाले महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर मानी जाती है। लाहौर के प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी थी और अंग्रेज़ों ने इन्हें बड़े सम्मान के साथ भारत में एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्वीकार भी किया था। तो द राइट आंसर इज लाहौर। अब बात करें 1909 के अधिनियम की। 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? 1909 का अधिनियम, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुर्दांत अधिनियम माना जाता है, भारत में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का जो कानूनी पहलू उभर कर सामने आता है वो 1909 के अधिनियम से ही सामने आता है। इस अधिनियम को तैयार करने वाले लोगों के नाम से ही ये अधिनियम जाना जाता है। इस अधिनियम को बनाने वाले थे मार्ले और मिंटो, इसीलिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। द राइट आंसर इज मार्ले मिंटो संशोधन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथक मताधिकार की व्यवस्था सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा हुई? जैसा कि इस क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन आया कि 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था और इसी अधिनियम के द्वारा 1909 के अधिनियम के द्वारा ही पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई और मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम ने भारत में फूट डालो और राज करो को कानूनी जामा पहनाने का कार्य किया। अब अगले सवाल पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है जो कि ये पूछता है कि चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? 4 ऑप्शन हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम बाद में आते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 में सबसे पहले चुनाव पद्धति की घोषणा की गई, यानी कि चुनाव पद्धति की शुरुआत करने का श्रेय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को जाता है। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है और कुतुब मीनार विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन हैदर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें अगर एक नाम को छोड़ दें, यानी कि निजामुद्दीन औलिया को छोड़ दें, तो शेष तीनों में कुतुबुद्दीन नाम का उल्लेख किया गया है। किस कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार किस कुतुबुद्दीन के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि सूफी संत थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे, उन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति के आधार पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराना शुरू किया। लेकिन इसकी 2 मंजिलों का निर्माण होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय अगले सुल्तान इल्तुतमिश को जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस पर हमारा जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।